वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम एमपीपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल फिलहाल में एक स्कोर कार्ड एमपीपीएससी का जारी हुआ है और उसी पर हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, है ना। बेसिकली मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को इसके बारे में पता चल चुका होगा, सभी ने इसके बारे में अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा, है ना। और सभी अपनी जो आगे की रणनीति है उस पर काम करने लगे होंगे। और मेरा कोई मोटिव नहीं था वीडियो बनाने का, क्योंकि वीडियो जो बनाना था, है ना, वो 29 को बनाना था, है ना। 29 के दिन हमारा स्कोर कार्ड आया था, लेकिन आज 1 तारीख है ना। शायद मेरा ये वीडियो 2 तारीख को अपलोड हो पाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज ही कर दूं। तो सारी जानकारी मुझे 29 तारीख को देनी थी, लेकिन फिर भी मैं लेट हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं अब डायरेक्ट मेंस की क्लास लेने की शुरुआत करूंगा और सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो मेंस के मैं एक एक करके अपलोड करूंगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं पहले थोड़ा सा एक डायरेक्शन बताना जरूरी है, पहले एक छोटी सी स्ट्रेटेजी को समझाना जरूरी है ना। क्योंकि गाड़ी देने से बहुत अच्छा होता है गाड़ी को चलाना सिखाना, है ना। बात को आप समझिए। गाड़ी अगर आप किसी को देते हैं तो उससे अगर अच्छा है, उससे बहुत अच्छा कहूं तो वो होता है उसको चलाना सिखाना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी नहीं चला सकता तो उसको गाड़ी देने से कोई फायदा नहीं है। तो वैसे ही मेरे सारे जो वीडियोस हैं, जो सारे लेक्चर्स हैं, उनका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उस रणनीति को नहीं समझ पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के बारे में, जो एमपीपीएससी 2019-20 है। इसके हम 4 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु होगा हमारा रिजल्ट, मार्क्स पर, है ना, जो अभी रिजल्ट आया है और जो उसके मार्क्स आए हैं उस पर हम बात करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट होगा ओबीसी रिजर्वेशन, जो आरक्षण है ओबीसी का, तो उस आरक्षण में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कट ऑफ के बारे में, है ना, कि कट ऑफ जो है वो फाइनल कट ऑफ कितना होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट फाइनल तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और चौथा हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा मेंस की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मतलब आगे की जो रणनीति है वो हमें किस तरीके की रखनी है जिससे हमें क्या मिल सके, सिलेक्शन बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर हम 4 अहम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट पर, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 29 तारीख को रिजल्ट तो नहीं आया, मार्क्स आए हैं, है ना। जो आपका पेपर फर्स्ट था उसका और पेपर जो सेकंड था उसका, इन दोनों के मार्क्स आए हैं। इन दोनों को मार्क्स आने के बाद आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि किसका होगा किसका नहीं होगा, है ना। तो ये बहुत असमंजस है। लेकिन ये जो है ये इसका निर्धारण कैसे होगा, इसका निर्धारण होगा इस रिजर्वेशन पर। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसका जब हाई कोर्ट से फैसला आएगा उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार जो ये मार्क्स दिए हैं तो ये मार्क्स देने का ये फायदा क्या है ना। मार्क्स देने का फायदा क्या है? मार्क्स देने का मेरे हिसाब से यही है कि आप लोग खुद से समझ लें कि आप कितने मार्क्स तक पहुंचे हैं, है ना। एक प्रकार से आप लोगों को सहानुभूति दी है कि भाई हाँ चलो हमने कुछ तो दिया। वैसे इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। मेनली जो होगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। फाइनल रिजल्ट प्री का जो आएगा उसके आधार पर आप क्या दे पाएंगे, मेंस दे पाएंगे या मेंस में बैठ पाएंगे। तो इसका निर्धारण कैसे होगा? इसका निर्धारण होगा आपके रिजर्वेशन से, कि आपका रिजर्वेशन कितना तय होना है। सरकार ने अभी तक 14% था, लेकिन 27% जारी कर दिया था ओबीसी आरक्षण। और इसी 27% की वजह से जो टोटल है, टोटल 50% से अधिक हो रहा था आरक्षण, 50% प्लस 1 हो रहा था लगभग, सॉरी 59 के समथिंग हो रहा था, है ना, 59 के समथिंग हो रहा था। तो ऐसा संविधान में उल्लेखित है कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये 14% के साथ ये 50% की जो वैल्यू है उसको क्लेरिफाइड करता है, क्योंकि वो 49 तक जाता है, 49 कुछ % तक हमारे भारत में आरक्षण है। लेकिन अगर ये 27% का हम अप्लाई कर देंगे तो ये 50 के ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। तो ये मामला जो फंसा हुआ है, इसकी जो सुनवाई है, उस सुनवाई की जो डेट है वो भी हाई कोर्ट ने दे दी है। सुनवाई तो खैर कई बार हो चुकी है, लेकिन 6 तारीख जो आने वाली 6 तारीख है आपकी, 6 तारीख में इसकी सुनवाई होने वाली है ना। अभी ये डेट दी है, हो सकता है ये डेट आगे बढ़ जाए, या फिर हो सकता है इस दिन सुनवाई हो और उसको फिर से आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से
क्योंकि ये स्कोर कार्ड जब जारी हुआ है तो स्कोर कार्ड जारी होने के बाद कहीं ना कहीं हाई कोर्ट इसको इस डेट को ये क्लियर कर देगा, और जैसे ये डेट को ये 14% या 27% आरक्षण क्लियर होगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट के आधार पर ये डिक्लेयर हो जाएगा कि मेंस में कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग नहीं बैठेंगे। एक बात और मैं बता दूं कि जो एमपीपीएससी बोर्ड है उसने अपना जो रिजल्ट है वो 14% और 27% दोनों के आधार पर तैयार करके रख लिया है। दोनों के आधार पर एमपीपीएससी बोर्ड ने अपना 14% के आधार पर भी रिजल्ट तैयार कर लिया है और 27% के आधार पर भी रिजल्ट तैयार कर लिया है। बस इसको लॉन्च करना है, इसको प्रस्तुत करना है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये सुनवाई पर करता है, हाई कोर्ट की सुनवाई। जिस दिन हाई कोर्ट की सुनवाई होगी, मेरे ख्याल से 6 में हो जाना चाहिए, 6 तारीख, मतलब आज से 5 दिन और बचे हैं। 5 दिन बाद सुनवाई हो जाएगी और उसके बाद 2 या 3 दिन, या तो मैं ये कहूंगा कि दूसरे ही दिन ये रिजल्ट आ जाएगा, या 2 से 3 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं, इतने में रिजल्ट आएगा। और उसके रिजल्ट आने के बाद 90 दिन बाद आपका मेंस हो जाएगा, आपका मेंस हो जाएगा। तो मेंस के लिए कुछ समय आपके पास नहीं बचा है, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा। और मैं ये कहूं कि अगर आपका नहीं भी होता है तो भी आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि 2019 का था, 2020 का प्री भी होने वाला है। दिसंबर तक 2020 का प्री भी निश्चित तौर पर आएगा, और वहां पर आप 1-2 महीने में तैयारी नहीं कर पाएंगे, फिर से आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको अभी जून से तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप 6 महीने में प्री की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको अभी से तैयारी करना है, मेंस की भी करते जाना है और प्री की भी करते जाना है, दोनों साथ में पैरेलल तैयारी करनी है, ताकि आप इस मेंस को भी, अगर आपका होता है तो इस मेंस में भी आप क्वालिफाई करें, और अगर नहीं होता तो आप जो आने वाला प्री है उस प्री में आप जरूर से जरूर उसको क्वालिफाई करें और अगला मेंस जरूर दें, ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो सके। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये 14% पर भी रिजल्ट बना है, 27% पर भी रिजल्ट बना है, 6 तारीख को सुनवाई होना है। कट ऑफ जब ये डिसाइड हो जाएगा तो उसके आधार पर कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ बनेगी, और उस कट ऑफ से रिजल्ट घोषित होगा किसका, प्री का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अब प्री का जो रिजल्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। पहले तो क्या है, पहले डिपेंड करेगा मेल फीमेल, कि भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनके आधार पर 50-50% सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फिर उसके बाद अलग अलग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, विकलांग कोटा है ना, विकलांग कोटा के बाद है ना जो भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों का कोटा। इस तरीके से बहुत सारे कोटों में आपकी सीटें डिवाइड हो जाएंगी, और डिवाइड होने के बाद फिर उनके अंदर उन कैटेगरी की, जैसे मान लो आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो फिर ओबीसी के कितने लोगों ने फॉर्म डाला है उसके ऊपर से लिस्ट उठाई जाएगी, और वो लिस्ट जितने निचले लेवल तक पहुंचेगी, कट ऑफ वही बनेगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार उदाहरण से समझिए। जैसे मान लो आपके 65 नंबर हैं, ठीक है, और 65 नंबर से ऊपर 30 व्यक्तियों के आए नंबर हैं। 65 नंबर से ऊपर 30 व्यक्तियों के और नंबर आए हैं, किसी के 68 हैं, किसी के 69 हैं, किसी के 72 हैं, किसी के 85 हैं, किसी के 89 हैं। तो कुल मिलाकर 30 व्यक्ति और हैं, और पोस्ट हैं 31। पोस्टें कितनी है, 31। तो एक व्यक्ति और चाहिए, तो फिर एक व्यक्ति भी 65 से नीचे जाएंगे और एक व्यक्ति 64 वाला उठा लेंगे। ऐसे ये पॉइंट में रहता है, पॉइंट में जो ज्यादा होता है उसको उठा लेंगे, और जब इसको 31वां नंबर जो व्यक्ति होगा सबसे न्यूनतम कैटेगरी वाला, वही कट ऑफ बन जाएगा, तो ऊपर से उठाते हैं व्यक्ति, तो जितनी इनके अंदर सीटें आएंगी, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके अंदर जितनी ज्यादा सीटें आएंगी, कट ऑफ उतना कम चला जाएगा। जब ज्यादा सीटें आएंगी तो यहाँ ज्यादा लोग होंगे तो लोगों को नीचे से उठाना पड़ेगा। कम लोग होंगे, जैसे मान लो अगर कट ऑफ जैसे मान लो 99 चला जाए, तो इसका मतलब एक पोस्ट निकली और 99 केवल एक व्यक्ति के आए, तो कट ऑफ भी 99 हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये डिपेंड करता है पोस्टों के आधार पर। अब इसमें ये जो निर्णय है हाई कोर्ट का, ये बहुत अहम है। हाई कोर्ट का निर्णय अगर आता है ना 27% के पक्ष में, तो 27% में क्या है, ओबीसी में ज्यादा सीटें चली जाएंगी, जनरल में सीटें कम हो जाएंगी। जब जनरल में सीटें कम हो जाएंगी तो इसका जो आरक्षण है, जो आरक्षण के हिसाब से जो इसका कट ऑफ है वो 70 प्लस भी जा सकता है। और अगर ये 14% रहा, तो जब 14% ओबीसी में सीटें रहेंगी तो निश्चित तौर पर ये जो 14 के बाद बची सीटें हैं वो जनरल में आ जाएंगी। जब जनरल में सीटें ज्यादा आ जाएंगी तो ये लगभग 66 से
66 से 68 नंबर, 68 तक ये कट ऑफ जा सकता है। 66 से 68 ये कट ऑफ जा सकता है। एक बात याद रखना, ये 66 और 68 में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग नंबर और क्वेश्चंस नहीं समझ पाते। एक बार याद रखना कि आपके पेपर आपका फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट का रिजल्ट आया है, पेपर सेकंड का रिजल्ट आया है। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन थे जो 2-2 नंबर के थे, 200 क्वेश्चनों का था, है ना, और इसमें लगभग 198 कर दिया है इसको। ये 200 नंबर का जो पेपर था, अभी 200 मान लो, आप 200 मान लो, तो 200 में से आपको क्वालिफाइंग के लिए कितने चाहिए, आपको लगभग 70 दूनी 140, ये मैक्सिमम है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए और 70 दूनी मतलब डबल नंबर 140 नंबर आपके होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। और आपकी रैंक किसी पेपर से बनती है। सेकंड पेपर है, ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें मान लो 100 क्वेश्चन थे, 200 नंबर थे, तो 100 में से आपके 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए, मतलब 60 नंबर। आपका जो वहां लिखा हुआ आया है वो अगर 60 है तो आप पास हैं, लेकिन ये ओबीसी एसटी एससी के लिए, अगर आप जनरल हैं तो आपको 35 मतलब 70 नंबर, है ना। और 70 नंबर मेरे ख्याल से सेकंड पेपर में सभी के आए हैं, तो सेकंड पेपर में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, रैंक बनती है फर्स्ट पेपर से। तो फर्स्ट पेपर में अगर आपके 70 क्वेश्चन सही हैं, 70 क्वेश्चन सही हैं मतलब 140 नंबर आए हैं। वहां जब आपने स्कोर कार्ड देखा होगा तो वहां 140 नंबर होना चाहिए, है ना। तो 140 में आपका तय है। ये मैं एक फिक्स आंकड़ा बता रहा हूं कि इतने पे आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अब मेरा ये मानना है कि ये जो कोटा है ये 65 तक भी जा सकता है। अगर सीटें बढ़ी तो ये 65 तक भी जा सकता है। 65 तक का मतलब 130, अगर 130 नंबर हैं, अगर 130 नंबर है तो भी आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 130 में भी आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। बस 1-2 नंबर फ्लैक्चुएट करेगा इस डिसीजन पर, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं ये कहूंगा कि आपको ये क्यों नहीं ब्रेक करना, क्योंकि आपके अगले जो प्री की डेट है वो भी बहुत जल्द आएगी, इसलिए आपको स्टडी कंटिन्यू करना है। और मेंस की अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपका प्री ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि मेंस में उसी चीज को डिटेल से पढ़ा जाता है। तो आपको बात समझ में आई कट ऑफ कैसे निर्धारित होगा। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के आधार पर बता देता हूं। सबसे पहले जर्नल 68 70 66 से 68 कर देता हूं मैं। 66 से 68 जनरल बॉयज। अगर गर्ल्स की बात करूं तो 62 से 64 गर्ल्स जनरल, है ना, 62 से 64। अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 64 से 66 बॉयज, 64 से 66 बॉयज ओबीसी, और 62 से 64 गर्ल्स, 62 से 64 गर्ल्स, है ना, 62 से 64 गर्ल्स। एससी की बात करूं तो एससी वही लगभग 60-62 रहेगा। लड़कियों का चला जाएगा 56-58, लड़कियों का थोड़ा सा कम रहता है, 56-58 हो जाएगा। और एसटी की बात करूं तो एसटी का ये हो जाएगा 60 के लगभग, है ना, 58-60, और लड़कियों का वही 55-58 के लगभग, 55-58 के लगभग। इसे फिक्स कहना संभव नहीं है, फिक्स इसे कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं अगर अपने हिसाब से आंकड़ा दूं तो सबसे जो सुरक्षित आंकड़ा है वो ये है। 70 नंबर हैं और 70 क्वेश्चन सही हैं, 140 नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन प्री में कोई नहीं रोक सकता। मे बी अगर आपके 65 हैं तो भी आप तैयारी करिए, 65 है तो भी तैयारी करिए, क्योंकि 65 के नीचे तक के कट ऑफ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। और ओबीसी का तो ऐसा मानना आ रहा है कि ओबीसी का ये 63-64 भी जा सकता है, 63-64 भी जा सकता है। ये यहां पर डिपेंड करेगा। अगर ये 27% के पक्ष में आ जाता है तो 27% में ये 62 तक भी जा सकता है। 27% में, जब 27% ओबीसी के पक्ष में सीटें चली जाएंगी तो ओबीसी के पक्ष में सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ कम हो जाएगा, और ये 62-63 तक भी जा सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि तैयारी आपको बिल्कुल करना है, और हमेशा याद रखना एग्जाम में एक क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाता है, एक क्वेश्चन और एक शब्द। मैं ये कहूं कि मैं तो ये कहता हूं कि एक शब्द हमेशा सिलेक्शन दिलाता है, तो एक एक शब्द को आपको एक बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाए। ठीक है, तो कट ऑफ आपको समझ में आ गया। अब अंतिम हम बात करते हैं मेंस की स्ट्रेटेजी पर। तो जो मेंस की स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी में आपको
थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से तैयारी करना होगा, क्योंकि एमपीपीएससी का जो मेंस है, मैं तो ये कहता हूं कि भाई आपके नंबर कितने ही आए हों, आपके नंबर कितने ही आए हों, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो मैं तो आप कहूँगा कि आज से ही आप मेंस आंसर राइटिंग करने लगें, मेंस आंसर राइटिंग कर लेने लगे, क्योंकि आप आज से करेंगे तब जाके आप 90 दिन में कर पाएंगे, क्योंकि 90 दिन में मेरे ख्याल से मेंस का अच्छे से रिवीजन ही हो पाता है, रिवीजन ही हो पाता है। और अक्टूबर समझें, अक्टूबर में मेंस लगभग हो जाएगा, तो 3 महीने आपके पास हैं, तो आपको जोरों तौरों से पढ़ाई करना पड़ेगी। और एक चीज़ और याद रखना, तो मेंस की जो रणनीति है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं, क्योंकि मेंस के बारे में बहुत सारे लोग सही से समझ नहीं पाते कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बहुत असमंजस रहता है ना। तो कट ऑफ लगभग 65 से 70 के बीच में रहने वाला है, 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। तो 65 के 70 के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं उनको मेंस तैयार करना है। अगर उनसे कम भी हैं, मैं तो ये कहता हूं अगर किसी ने एग्जाम भी नहीं दिया तो मैं उससे यही सलाह दूंगा कि तुम्हें मेंस की ही तैयारी करना है। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस में आप किसी भी चीज को है ना डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। जब डिटेल से पढ़ते हैं तो जैसे मान लो 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आया, तो उसमें आपने एक फैक्ट लिखा, दूसरा फैक्ट लिखा, तीसरा फैक्ट लिखा, एक फैक्ट लिखा, दूसरा फैक्ट लिखा और तीसरा फैक्ट लिखा। जैसे मान लो पूछ लिया गांधी जी, क्या पूछ लिया? गांधी जी। तो गांधी जी में आपने क्या बताया? सबसे पहले बता दिया जन्म यहाँ हुआ था, है ना, पोरबंदर काठियावाड़ 1869 2 अक्टूबर, ये बता दिया। फिर आपने उनके कुछ विशेष आंदोलन बता दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये बता दिया। फिर बता दिया आपने दांडी यात्रा बता दिया, या कुछ उपाधियां बता दी कि भाई केसर हिंद की उपाधि मिली थी। तो ऐसी 3 चीजें आपने उनको बता दी। जब ये 3 चीजें आपने बता दी, अब अगर 3 नंबर में पूछा तो आपने ये 3 चीजें बता दी, 3 नंबर आपको मिल गए। यही क्वेश्चन को अगर 6 नंबर में पूछा है तो आपने इसमें थोड़ा सा और डिटेल बढ़ा दिया, यही चीज 15 नंबर में पूछी है तो इसी को आपने बहुत विस्तार से लिखना शुरू किया, बहुत विस्तार से। जन्म के बारे में आप पूरा बता रहे हैं, कुछ आंदोलन के प्रकाश डाल दिया, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में क्या किया, फोनिक्स आश्रम की स्थापना कब की, टॉलस्टॉय आश्रम कब बना, है ना, अफ्रीका में उन्होंने क्या काम किया, ये सारी चीजें आपने वहां बता दी। तो ये हो जाता है और कुछ नहीं है। अब जब मैं मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको 15 नंबर में लिखोगे तो 15 नंबर में आपको पूरा गांधी जी के बारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा आपको पता होगा, गांधी जी के बारे में आपको पूरा पता होगा। कुल मिला के मैं एक ही बात कहूंगा कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन आपके पास अगर किसी भी टॉपिक की है तो आप सब कुछ कर लेंगे। अगर आपके पास मोबाइल बेहतरीन है, मतलब आपका ब्रेन, अगर आपके पास मोबाइल बेहतरीन है तो आप उसमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए, वो अपने हिसाब से उस एप्लीकेशन को उपयोग हेतु तैयार कर लेगा। जैसे आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में आप कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जैसे ही आप उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो एप्लीकेशन वैसे ही उसी हिसाब से चलने लगता है और मोबाइल चलाने लगता है। तो कुल मिलाकर ब्रेन भी आपका ऐसा ही है। ब्रेन को आपको इतना डेवलप करना है, और ब्रेन केवल डेवलप होगा लिखने से। मैं एक ही बात करूंगा, केवल और केवल आपको ब्रेन डेवलप होगा लिखने से, और एक साइंटिस्ट ने भी ब्रेन का ऑब्जर्वेशन करके प्रूव कर दिया है। तो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सेट करते जाना है। अब यही चीज मैंने मेंस के आधार पर बताई, अब इसी चीज को प्री में कैसे? अब प्री में उसने पूछ लिया कि गांधी जी का जन्म हुआ, 4 ऑप्शन में है, 1869, 1969, 1769, 1669। अब इसमें क्या अंतर है? यहां आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना था, वहां आपको केवल टिक करना है तो कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन का काम। तो कुल मिलाकर जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, आपको सभी टॉपिकों की पूरी जानकारी रखनी है, फुल जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन, और उस जानकारी को बार बार लिखकर प्रयास करना है। जब लिखकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिस वो महान चीज है कि जिससे अच्छे ताले खुल जाते हैं। या मैंने ये एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था मोटिवेशन पे, उसमें मैंने बताया था कि संसार के सभी तालों की जो चाबी है, संसार की जितनी भी मंजिल हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, सभी तालों की जो चाबी है वो केवल और केवल क्या है? केवल और केवल प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आप 3 में भी बना लेंगे, 6 में बना लेंगे, 15 में बना लेंगे और प्री में भी कर ले जाएंगे। तो आपको ये करना है। तो आपको मेंस में देखो, मेंस में क्या है, इसमें देखो प्री में आप क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर के पास साइंस पढ़ते हैं, ऐसे कुछ ये सब्जेक्ट होते हैं। मेंस में केवल 3 चीजें बढ़ जाती हैं,
मेंस में आपका एथिक्स बढ़ जाता है, एथिक्स बढ़ जाता है, आपका हिंदी बढ़ जाता है, हिंदी और ऐसे, ये 3 चीजें बढ़ जाती हैं। 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर। और बाकी के जो 3 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है आपका हिस्ट्री का, एक पेपर होता है ज्योग्राफी का और एक होता है आपका पॉलिटी का। उसमें और भी बहुत सारी चीजें मर्ज रहती हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री है, स्वास्थ्य है ना, साइंस है, एक्ट वगैरह है, ऐसी बहुत सारी चीजें सम्मिलित रहती हैं। लेकिन इस पोर्शन में आपने ऐसे राइटिंग भी आपका लगभग इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है। ऐसे में भी आपका जीएस है, हिस्ट्री है, इनमें से आपका ऐसे भी तैयार हो जाएगा। हिंदी तो आप पढ़ ही लेंगे का मतलब ये है कि हिंदी आपने छुआ है। बहुत सारे एग्जाम में हिंदी आती है, तो आप हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मैं भी अभी लेक्चर शुरू करूंगा तो उसमें मैं हिंदी करा दूंगा। सबसे अहम जो चीज है वो होता है एथिक्स। एथिक्स का पेपर होता है 200 नंबर का, और एथिक्स का पेपर कितना होता है? 200 नंबर का। और ये 200 नंबर बहुत कम समय में लाए जा सकते हैं, लेकिन एथिक्स कोई पढ़ता नहीं है। एथिक्स कोई पढ़ता नहीं है, और एथिक्स जो नहीं पढ़ता उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। मैं ये कहूँगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता। मैं ये कहूँगा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, एक्ट वगैरह ये सब 10 साल से पढ़ रहा है, और 10 साल से पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार का कोई आपसे उससे क्वेश्चन पूछ ले, वो सारे क्वेश्चन इनके बता देता है। लेकिन अगर उसे एथिक्स नहीं पढ़ा तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। अगर वो मेंस में अच्छे नंबर ले भी आया तो वो इंटरव्यू में नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में 90% जो अहम रोल है वो एथिक्स का ही होता है। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र। अब आप पूछेंगे एथिक्स क्या है, तो इस वीडियो के बाद जो फर्स्ट वीडियो है एथिक्स का वो अपलोड होने वाला है, और उसमें मैं एथिक्स को डिटेल से पढ़ाने वाला हूं और पूरी एथिक्स को एक साथ में खत्म करूंगा। तो इसके बाद आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें मैं एथिक्स पढ़ाऊंगा, और सारे जितने भी एथिक्स के जितने भी टॉपिक होंगे बहुत क्रमबद्धता के साथ, बहुत सीक्वेंस के साथ एक एक चीज को लेकर मैं आपको समझाने वाला हूं। और एथिक्स के बाद मैं और भी ये जो सब्जेक्ट है इनको भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि YouTube पे ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको हर कहीं मिल जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी लोग पढ़ाते हैं। कोचिंग में भी आपने पढ़ा होगा, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किया होगा तो ये सब्जेक्ट मिलते ही हैं। लेकिन एथिक्स जो है इसको आमतौर पर बहुत सारी कोचिंगों में थोड़ा सा अनभिज्ञ रखा जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता और कोई हमें समझा भी नहीं पाता, और कभी ये हमारा बैकग्राउंड भी नहीं रहता, जैसे 12th है, ग्रेजुएशन है ना। ये बेसिकली फिलॉसफी का जो छोटा सा पार्ट है, लेकिन मैं उसको आपको डिटेल से समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। अगर इस आपने पढ़ लिया तो आपका सारा खेल खत्म। इंटरव्यू में आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सहायक यही होगा। तो आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो सब एथिक्स के होंगे, जिसमें मैं 1 या 2 वीडियो को ओपन रखूंगा। उसके बाद जितने भी वीडियो हैं वो सारे प्राइवेट रहेंगे, लेकिन उनको भी अगर वॉच करना है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको जितने भी एथिक्स के आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनकी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, और उनको आपको वॉच कर लेना है। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मेरे YouTube चैनल पर, और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो होंगे, लेकिन सारे वीडियो वही देख पाएगा जो एक मिनिमम फी मुझे पे करेगा। फी ज़्यादा नहीं होगी, फी बहुत कम होगी, है ना। 400-500 रुपये के लगभग रहेगा, पूरा कोर्स रहेगा 400-500 रुपये में। 400-500 रुपये आप मार्केट में जाते हैं, एक दिन में खर्च करके आ जाते हैं। एक बार के कपड़े भी 400-500 में नहीं आते, लेकिन मैं 400-500 रुपये में पूरा आपको ये कोर्स दे दूंगा, और आपको बहुत अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। अगर पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा जीवन में हमने कुछ सीखा है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में हमने कुछ सीखा है, आज वास्तव में हमने जीवन में कुछ पढ़ा है। अभी तक इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ते रहे, न्यूटन के नियम आज तक हमको समझ में नहीं आ सके, संवेग क्या होता है ये भी समझ में नहीं आ सका, उपयोग क्या है ये थोड़ा सा और अलग रहा। लेकिन एथिक्स का जो यूज है भाई साहब, वो इतना ज्यादा है कि आपको पढ़ने के बाद एक आत्मीय आंतरिक शांति की अनुभूति होगी, और आप इतने सुलझे हुए व्यक्ति बन जाएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।